इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर अपने भाइयों से कह रहा था कि याद रखना, हम लोग यहाँ जिस मिशन को पूरा करने आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस मिशन को हम लोग किसी भी हाल में फेल होने नहीं दे सकते। इसलिए मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोगों के सामने जो भी आए उसे जान से मार डालो और यह मिशन पूरा करो। जो सुनकर तो वो सारे सोल मास्टर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रियू एकेडमी के हर एक डिसाइपल्स को अपने सामने आते साथ ही जान से मार डालते थे, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छुपी कि बॉडी सेक्ट के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ युहाओ ये सब नज़ारे देखकर कहता है कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बॉडी सेक्ट और रियू एकेडमी के बीच इतनी ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि मैं रियू एकेडमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों को अपने सामने मरता हुआ भी तो नहीं देख सकता, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए युहाओ अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक स्काई ड्रीम टियानमेंग ने उसे वहीं पर रोक दिया, क्योंकि स्काई ड्रीम टियानमेंग ऊपर की तरफ एक टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। जो सुनकर युहाओ जब ऊपर की तरफ देखता है तो ये टेरिफाइंग एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डू बूसी की थी, जो कि बॉडी सेक्ट का एक ग्रैंड सोल मास्टर है। उसने यहाँ पर अपने बैंक्वेट ऑफ डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये पॉइजन रेन जिसकी भी बॉडी को टच हो जाएगी उसका शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ रियू एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स बेरहमी के साथ जान से मारे जा रहे थे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने एक ब्लास्ट के साथ इस अटैक को फौरन ही वहीं पर रोकवा दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर मा, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मास्टर जिंग होंगचिंग डूबूसी को देखकर कहता है कि तुम में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई, जो तुम दिनदहाड़े मेरी एकेडमी पर हमला कर रहे हो। डूबूसी भी यह सब देखकर अपने डिसाइपल से कहता है कि हमला करो और इन सबको जान से मार डालो। मास्टर डूबूसी का ये ऑर्डर सुनकर वो सारे डिसाइपल्स टीचर माँ और उनके डिसाइपल्स पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जिंग होंगचिंग ने भी गुस्से के साथ अपने कई सारे मल्टीपल कैनन्स को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ वो मास्टर डूबूसी से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन अब मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा ना सको। जो सुनकर मास्टर डूबूसी ने भी गुस्से के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और वो कहते हैं कि चलो आज तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मास्टर जिंग होंगचिंग के सोल गाइडिंग वेपन कितने ज़्यादा पावरफुल है। ये कहती ही मास्टर डूबूसी तेजी के साथ मास्टर जिंग होंगचिंग के बहुत करीब आ गए, जहां पर वो उन्हें जोरदार पंच कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डूबूसी के बॉडी के ऊपर एक आर्मर था, जिसकी वजह से उस पंच का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता। क्लोज रेंज फाइट में तो मास्टर डूबूसी को एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जिंग होंगचिंग ने मास्टर डूबूसी को पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि सोल गाइडिंग वेपन को दूर से अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। और हम देखते हैं कि अचानक मास्टर जिंग होंगचिंग ने सोल गाइडिंग वेपन की तादाद और ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके उन्होंने यहाँ पर पूरे 1000 सोल गाइडिंग कैनन बाहर निकाल लिए थे, जिन सबकी एनर्जी कंबाइन होते हुए यहाँ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक मास्टर डूबूसी पर चल चुकी है। अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नीचे मौजूद बॉडी सेक्ट के और भी सारे डिसाइपल्स उड़ते हुए पीछे जा गिरे। मिंगडे हॉल में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका था। युहाओ भी अपने मन में कहता है कि यह अटैक तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, जिसे तो शायद कोई भी सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डूबूसी की एनर्जी ने दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर जिंग होंगचिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। ये देखकर तो मास्टर जिंग होंगचिंग अपने आसपास एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट तो कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डूबूसी को कुछ भी नहीं हुआ। स्काई ड्रीम टियानमेंग युहाओ को बताता है कि शायद मास्टर डूबूसी किसी तरह की पायरा मोरियल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से वो खुद को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसी वजह से इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी उसके लिए सर्वाइव करना आसान हो गया। यहाँ बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। युहाओ सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मास्टर डूबूसी ये सब कर क्या रहे हैं। उन लोगों ने बेशक यहाँ सीक्रेटली अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अब तो उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तो आखिर यहाँ से वो लोग वापस क्यों नहीं जा रहे। जिस पर स्काई ड्रीम टियानमेंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़रूर वो लोग यहाँ पर जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि चाहे बॉडी सेक्ट या फिर मिंगडे हॉल दोनों ही हार मारने की कोशिश नहीं कर रहे, वो लोग अपने आखिरी हद तक फाइट करेंगे। युहाओ स्काई ड्रीम टियानमेंग की सारी बातें सुनकर समझ गया था कि बॉडी सेक्ट वाले सोल मास्टर जरूर कुछ कीमती लेने के लिए आए हुए थे और मिंगडे हॉल वाले प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन आखिर वो चीज़ क्या होगी इसके बारे में अभी तक युहाओ को कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि टीचर माँ ने अपने सब डिसाइपल्स को कहा कि फ़ौरन अपना एक डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर लो क्योंकि मैं स्पाइरल किलिंग डोमेन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। जो सुनकर वो सारे के सारे रियो एकेडमी के डिसाइपल्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जबकि टीचर माँ ने भी स्पाइरल किलिंग डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। वो एक लेवल 8 का सोल गाइडिंग वेपन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक्स कर रहा था। इसकी वजह से बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। मास्टर जिंग होंगचेंग भी ऊपर की तरफ मास्टर डू बूसी से फाइट करते हुए अचानक अपने पावर्स को इन्फिनिटी तक एक्सपैंड कर देते हैं। उनके वहां पर टोटल 10,000 सोल गाइडिंग कैनन समन हो चुके थे जिनका अटैक तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। इसलिए युहाओ पहले ही उस अटैक से बचने के लिए फ़ौरन ज़मीन के अंदर जाने शुरू हो गया। ये काम युहाओ के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि युहाओ के पास डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ है जो कि आसानी के साथ जमीन के अंदर टनल को क्रिएट कर रहा था। लेकिन इसी तरह से जमीन के नीचे जाते हुए अचानक युहाओ एक और बड़े से टनल के अंदर गिर गया, जिसे देखकर युहाओ को अब सारी बातें समझ आने लग गई कि असल में बॉडी सेक्ट वाले लोग ये प्लानिंग बहुत ही वक्त से कर रहे थे। उसका रास्ता यही नीचे से कहीं पर होगा क्योंकि उन लोगों के पास मेरी तरह सोल डिटेक्शन टेक्निक्स नहीं है, इसलिए वो लोग इन टनल के बीच अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यहाँ यही बात कहते हुए युहाओ ने चारों तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को फैलाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसे सारा अंडरग्राउंड रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। ये करने के बाद युहाओ तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार युहाओ मिंगडे हॉल की सीक्रेट रूम तक पहुँच गया था, जिसमें यकीनन कुछ ऐसा है जो कि युहाओ को अट्रैक्ट कर रहा था। जहां इस सीक्रेट हॉल में एंटर होते साथ ही चारों तरफ लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई और युहाओ अचानक हैरान होकर देखता है कि उसके सामने तो एक बहुत बड़ा सोल गाइडिंग रोबोट था। युहाओ अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से उस पूरे सोल गाइडिंग रोबोट को स्कैन करके देखता है कि उसके अंदर तो हज़ारों फॉर्मेशंस लगे हुए थे और आज तक युहाओ ने इतने ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन कभी नहीं देखे। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। युहाओ हैरान होते हुए खुद से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि रियो एकेडमी कुछ ऐसा भी बना सकती है। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रियो एम्पायर के पास होगी, इसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। और यह बात भी सच है कि चाहे मैं मिंगडे हॉल में कितनी देर तक भी कल्टिवेशन प्रैक्टिस क्यों ना कर लूँ, रियो एकेडमी के टीचर कभी भी मुझे इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने या फिर उसे सीखने नहीं देंगे। युहाओ ये सारी बातें सोचने के बाद साइड की तरफ जाते हुए चेक करना शुरू करता है जहां पर युहाओ को एक मैप दिखाई देता है। मैप के ऊपर 3 सिटीज़ को मार्किंग करके रखा हुआ था जिनमें एक जिंगलुओ सिटी थी, दूसरी तरफ टियान्डो और तीसरा था श्रेक सिटी। ये देखकर युहाओ को एक जोरदार झटका लगता है। वो समझ गया था कि रियो एकेडमी इन सोल गाइडिंग रोबोट का इस्तेमाल करते हुए इन 3 सिटीज़ पर हमला करते हुए तबाही मचाना चाहती है। असल में रियो एकेडमी ने ये सोल गाइडिंग रोबोट जंग के लिए क्रिएट किया है। ये बातें सोचते हुए तो युहाओ को वो सारे नज़ारे दिखने शुरू हो गए कि कैसे ये सोल गाइडिंग रोबोट पूरी की पूरी श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सोल गाइडिंग रोबोट कोई अच्छी चीज़ नहीं बल्कि ये दुनिया के लिए तबाही लेकर आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ ने फ़ौरन अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ को बाहर निकाल लिया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं उस जंग से पहले ही इस सोल गाइडिंग रोबोट को तबाह कर दूंगा। मैं इसका इस्तेमाल गलत हाथों में नहीं होने दे सकता। ये कहते साथ ही युहाओ ने तेजी के साथ जंप करते हुए अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उस सोल गाइडिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस सोल गाइडिंग रोबोट पर तो एक ज़रा सा खरोच भी नहीं आया, जिससे युहाओ को ये बात तो समझ आ जाती है कि ये सोल गाइडिंग रोबोट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसे डिस्ट्रॉय करना मेरे बस की बात नहीं, मुझे कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना होगा। युहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से आसपास की हॉल को स्कैन करना शुरू कर दिया ताकि वो कोई दूसरा रास्ता निकाल सके। पूरे हॉल को स्कैन करते हुए अचानक युहाओ को एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई देता है। चमकता क्रिस्टल की तरफ जाने के बाद युहाओ को जानने को मिलता है कि ये तो एक स्टार सफ़ायर है। मास्टर फैन यू ने युहाओ को ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि स्टार सफ़ायर एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें मिस्टीरियस पावर है। इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते तुम ऐसे सोल गाइडिंग डिवाइस स्टोरेज को क्रिएट कर सकते हो जिनके अंदर तुम कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टोर कर पाओगे, यानी कि यहाँ इस सोल गाइडिंग टूल को एक स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये जानकर तो युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो किसी भी हाल में इस बड़े से सोल गाइडिंग रोबोट को किसी जंग में इस्तेमाल होने नहीं दे सकता था। हम देखते हैं कि युहाओ ने उस सोल गाइडिंग डिवाइस स्टोरेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि एक्टिवेट होते साथ ही अचानक से युहाओ की थर्ड सोल पावर को कंज्यूम कर चुका। युहाओ ये सब देखकर परेशान होते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा
क्योंकि ये सोल गाइडिंग टूल मेरी सोल एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है। युहाओ ने एक बहुत बड़ा स्टोरेज पोर्टल ओपन करता है, इस सोल गाइडिंग रोबोट को उसके अंदर स्टोर कर लेता है, जो करने के बाद तो युहाओ खुशी खुशी वहाँ से वापसी की तरफ रवाना हो जाता है। वापसी की तरफ जाते हुए युहाओ को अचानक कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए युहाओ साइड में जाकर छुप गया और उसे जानने को मिलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉडी सेक्ट का एक सोल मास्टर था, जो कि यहाँ स्पेशली अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया हुआ था। हम देखते हैं कि उसने सील गॉड प्लेटफॉर्म को अचीव कर लिया। ये देखकर युहाओ को अब आखिरकार समझ आ गया था कि बॉडी सेक्ट ने यहाँ मिंगडे हॉल पर इसीलिए हमला किया ताकि वो इस सील गॉड प्लेटफॉर्म को हासिल कर ले। तभी अचानक दूसरी तरफ बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर को पीछे से किसी की आहट सुनाई दी, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ कौन है वहाँ पर। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर तो मास्टर डुबूसी आ गए थे, जिन्हें देखकर तो वो सोल मास्टर घबराते हुए आगे की तरफ बढ़कर मास्टर डुबूसी के सामने आकर कहता है कि चेयरमैन, आखिरकार मुझे वो मिल गया। चेयरमैन डुबूसी भी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ सील गॉड प्लेटफॉर्म को लेकर कहते हैं कि शाबाश, हम लोगों का मिशन पूरा हो गया, इसे मैं सील गॉड प्लेटफॉर्म को अब अपने साथ लेकर जा रहा हूं। जो कहते साथ ही सील गॉड प्लेटफॉर्म को मास्टर डुबूसी ले लेता है, लेकिन हमें जानने को मिला कि ये तो असली मास्टर डुबूसी है ही नहीं, बल्कि युहाओ ने अपने सिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर डुबूसी को बनाया हुआ था। इसलिए जब वो सील गॉड प्लेटफॉर्म को अपनी स्टोरेज के अंदर रखने की कोशिश करता है तो अचानक ही वो वापस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सील गॉड प्लेटफॉर्म के अंदर जो सोल पावर था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उस सोल मास्टर को भी यह बात मालूम होता है कि उसके सामने जो इंसान मौजूद है वो मास्टर डुबूसी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, जिसकी वजह से वो सोल मास्टर गुस्सा होते हुए युहाओ की सिमुलेशन टेक्निक पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ युहाओ भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सील गॉड प्लेटफॉर्म को अपने सामने पकड़ चुका था। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से सील गॉड प्लेटफॉर्म टूट गया और उसके अंदर मौजूद वो बीस्ट फौरन से आज़ाद हो जाता है। बाहर आते हुए गुस्से के साथ कहता है कि तुम कमीने इंसानों, अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। साथ ही चारों तरफ आइस एनर्जी फैल गई। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो वो आवाज़ सुनकर अपने मन में सवाल करते हुए कहती है कि यह आवाज़ जानी पहचानी फील हो रही है, आखिर ये आवाज़ है किसकी। तभी आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आइस एम्प्रेस है, इसलिए उसने युहाओ से कहा कि हमें फ़ौरन आइस एम्प्रेस के पीछे जाना होगा। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, फिलहाल वो एक सोल फॉर्म में है और सोल फॉर्म में वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। युहाओ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की सारी बातें सुनकर एक बार फिर से ऊपर की तरफ आ गया, जहां उसे जानने को मिलता है कि आइस एम्प्रेस तो अकेले ही यहां पर मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर डुबूसी के साथ फाइट कर रही है और आइस एम्प्रेस का ओरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। युहाओ ने आज से पहले इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग आइस पावर कभी महसूस नहीं करी थी, इसलिए आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस युहाओ को आइस एम्प्रेस के बारे में बताती है कि वो नॉर्दर्न टेरिटरी के टॉप 10 सोल बीस्ट के 3 रैंकिंग पर आती है। वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इंसानों ने धोखे के साथ उसकी सोल को सील गॉड प्लेटफॉर्म में कैद कर लिया था और नीचे फाइट के दौरान अचानक उसकी सोल आज़ाद हो गई, तो वो वापस से अपने सोल बीस्ट फॉर्म में आने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए उसकी सोल भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% पावर ही इस्तेमाल कर सकती है। वैसे पास में आइस एम्प्रेस ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी मदद कैसे करें, क्योंकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर डुबूसी के फुल खतरनाक अटैक्स को भी वो आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इंसानों को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी, तुम लोगों ने धोखे से मेरा शिकार करने की कोशिश की, इसलिए तुम सबके सब मारी जाओगे। और आइस एम्प्रेस ने अचानक अपनी आइस एबिलिटीज़ को चारों तरफ फैला दी, जिससे युहाओ और बाकी सब लोग खुद को काफ़ी मुश्किल से बचा रहे थे। और आइस एम्प्रेस तो यहाँ एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के लिए खुद को तैयार कर लेती है, जिस ब्लास्ट से बचने का मास्टर जिंग होंगचिंग मास्टर डुबूसी दोनों के पास ही समय नहीं था। और हम देखते हैं कि यहाँ एक खतरनाक ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के बाद हम लोग यहाँ मास्टर डुबूसी को देखते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो इतने ज़्यादा बुरे इंजर्ड हो चुके हैं कि अब वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। मास्टर डुबूसी की भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी।
और मास्टर जिंग होंगचेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि इन कमीनों की वजह से हमने 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट एम्ब्रियो को खो दिया। इसलिए मास्टर जिंग होंगचेंग गुस्से के साथ अपने सामने मौजूद मास्टर डू बूसी पर हमला करना चाहता था, जो देखकर मास्टर डू बूसी अपने साथियों को रिट्रीट करने का बोलता है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि आइस एम्प्रेस ने तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिंग होंगचेंग अपने साथियों से कहते हैं कि इन लोगों को फॉलो करो, हम इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। मिंगडे हॉल के सोल मास्टर्स ने बॉडी सेक्ट के डिसाइपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मिंगडे हॉल के मलबे के नीचे युहाओ भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और उसके सोल सी के अंदर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस ने आइस गॉडेस की जान बचा ली थी। लेकिन पिछले बड़े से ब्लास्ट में आइस गॉडेस ने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी, इसलिए उसके बचने का ज़्यादा चांस नहीं था। आइस गॉडेस खुद को रिकवर नहीं कर सकती, उसकी सोल ज़्यादा देर तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो जल्दी मिटकर राख होने वाली है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो कुछ भी करके आइस गॉडेस को बचाना चाहती थी, इसलिए वो स्काई ड्रीम टियानमेंग से कहती है कि स्काई ड्रीम टियानमेंग, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम युहाओ के साथ कंबाइन हो जाओ तो हम आइस गॉडेस को बचा सकते हैं। जिस पर स्काई ड्रीम टियानमेंग जवाब देते हुए कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, बहुत देर हो गई। आइस गॉडेस स्काई ड्रीम टियानमेंग की बातें सुनकर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम लोग यहाँ पर हो तो शायद मैं उस बड़े से ब्लास्ट का इस्तेमाल ना करती, वो मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता था। अगर मैं उस बड़े से आइस ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल ना करती तो वो लोग मुझे दोबारा से कैद कर लेते। यहाँ आइस गॉडेस जब ये सब बता ही रही थी तभी अचानक उसे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है, साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की आइस एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से युहाओ को भी चोट लग सकती है। आइस गॉडेस आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम टियानमेंग से कहती है कि मैंने पूरे 7 लाख साल तक कल्टिवेट की, इसलिए मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसकी मदद से तुम दोनों भी मारे जा सकते हो। तुम लोगों को जल्द से जल्द मुझे इस सोल सी से बाहर निकालना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी के एक्सप्लोजन के साथ तुम दोनों भी मारे जाओ। यहाँ जब वो ये सब कह ही रही थी तभी अचानक हम गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आइस गॉडेस से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आइस गॉडेस भी वो आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ पलटते हुए देखकर कहती है कि ये तो एक गॉड की सोल है, जिस पर गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि मैं पूरी तरीके से गॉड तो नहीं, क्योंकि मैं गॉड रेल्म में कभी गया ही नहीं, मैं कभी एक इंसान हुआ करता था। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं सिर्फ एक सोल कॉन्शियस बनकर रह गया था जो कि ज़्यादा देर तक स्टेबल भी नहीं रह सकती थी। तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आ गई, तुम तो एक स्नो गॉडेस हो जिसे हेवन एंड अर्थ की पावर से बनाया गया, तुम जैसे क्रिएचर को इतनी आसानी के साथ यूं खत्म नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर स्नो गॉडेस सवाल करते हुए कहती है कि सीनियर, क्या आप मुझे बचाने का कोई रास्ता जानते हो? जिस पर गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है, अगर मेरे पास मेरी मेन बॉडी होती तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस 80% तक थे, लेकिन अब मैं खुद भी एक सोल बन चुका हूँ, तो इसलिए तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। हो सकता है कि तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस 30% तक हो, तो बताओ क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। जो सुनकर स्नो गॉडेस तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम टियानमेंग स्नो गॉडेस से कहते हैं तुम भी हमारे साथ ही सोल सी में रुक सकती हो। तभी अचानक सोल सी में युहाओ की भी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि स्नो गॉडेस से कह रहा था कि मेरा नाम युहाओ है, मैं इस सोल सी का ओनर हूँ और मुझे आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से मालूम हुआ कि तुम उनकी दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर तुम्हारी जान बचाए, तुम मेरी सोल सी में रह सकती हो। यहाँ सब लोगों का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर तो स्नो गॉडेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और स्नो गॉडेस आखिरकार इसके लिए अग्री हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स ने भी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान वो अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए स्नो गॉडेस की सोल को सील करने की कोशिश करता है। इस दौरान बेशक स्नो गॉडेस को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन कुछ देर की लगातार मेहनतों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स ने सक्सेसफुली स्नो गॉडेस की सोल को सील कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब स्नो गॉडेस को मरना नहीं होगा। वो कुछ देर तक यूं ही सील होते हुए अपनी सोल पावर को दोबारा से रिकवर करते हुए सर्वाइव कर सकती है। स्नो गॉडेस गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स का शुक्रिया करती है। गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिसका मतलब तुम्हें रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ये सब बातें कहने के बाद गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स आगे की तरफ रवाना हो गए।
आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम टियानमेंग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो दोनों भी गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलिक्स का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।